अक्षिता बड़े दिनों बाद दिख रही है तो ठीक जा रहे पेपर तेरे। पेपर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज हियर। संदीप ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कूल। एक डिस्कशन थोड़ा सा पुराना सबके साथ ही पेंडिंग चल रहा था, आई थॉट व्हाई नॉट हैव इट टुडे। दिस इज मोर विद रिगार्ड टू बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। am I audible to everybody, those who are connected online also? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So a lot of you have been through with the calculations on basic and diluted EPS. See, the relevance of this is pretty high from probably any interview process. I want to see your command over income statement, right? जनरली दो तीन चार चीजें जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। अगर किसी को आपका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना अच्छा कमांड है, अगर वो चेक करना है, so probably they might ask questions in terms of are you thorough with your analytical income statement thought. So when we talk about a better understanding of analytical income statement, it is like moving from one point to another. Let's say they might say if you're at your EBT, EBT से GP पे कैसे जाओगे? So one point to the other in an analytical income statement is something that you got to be very thorough with. So you got to be very thorough with your analytical income statement. Probably along with that, items like impairment loss पूछ लेते हैं, क्योंकि depreciation amortization generally सब बात कर लेते हैं. Impairment probably if you've seen the financial statements, what is credit impaired? तो अगर मैंने एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं तो मैं बात कर पाऊंगा क्रेडिट इम्पेयर्ड क्या है. तो बेड डेट प्रोविजन अब नहीं आता. कल हम बात भी कर रहे थे कि बेड डेट प्रोविजंस नहीं लिखते हैं, उसके बजाय क्या लिखते हैं, क्रेडिट इम्पेयर्ड लिखता है. Transactional impacts on financial statement is something which is very gonna be asked a lot. So as you those who are जिनके साथ अभी केवल इनकम स्टेटमेंट डिस्कशन हुआ, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होगा ना, एक ट्रांजैक्शन दे दिया, तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट है, कहाँ क्या इंपैक्ट आएगा. So you got to be very thorough with that. और अगर ट्रांजैक्शनल इंपैक्ट सही बता दिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर है, राइट. दिस इज नॉट टू डू विथ अकाउंटिंग, दिस इज टू डू विथ अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट एसेट पे जाएगा, लायबिलिटी पे जाएगा, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैश फ्लो में किधर आएगा, राइट. Identifying non-recurring items becomes a very, very important part of understanding. And then we've seen in interview processes, candidates have been asked to do EPS calculation itself. Just not about, बट उन्होंने फिगर्स दे दिए, बोले चलो भाई बेसिक तो ठीक है, डाइल्यूटेड कैलकुलेट करके दो, राइट. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू गो थ्रू विद द कैलकुलेशन. सेफ है करिकुलम के क्वेश्चंस लगा रहे हो उनके साथ कैलकुलेशन. जिन लोगों का हो गया गुड इनफ, जिनका नहीं हुआ वो गो थ्रू करेंगे कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे भी, विनीता, साक्षी, कार्तिक. बट अदर्स आई सपोज एवरीबॉडी इज थ्रू विद ईपीएस कैलकुलेशंस वाला पार्ट, राइट. एक बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आपके पास बेसिक ईपीएस है तो डाइल्यूटेड निकाल क्यों रहे. नाउ यहाँ आपको इसमें देखना, मुझे बेसिक ईपीएस है तो डाइल्यूटेड क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ. क्योंकि बेसिक में कन्वर्टेबल शेयर्स नहीं आते हैं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स हैं. तो ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का जो थॉट है, इसको लेके डाइल्यूटेड कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है. रियल तो बेसिक ही है ना. कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कैलकुलेट करके जो डाइल्यूटेड निकाली वो तो और अजम्पटिव सिनेरियो है. रियलिटी में ईपीएस जो है कंपनी की पर शेयर, वो तो क्या है, बेसिक ही है ना. भाई डाइल्यूटेड ईपीएस में आप कर क्या रहे हो, आप मान रहे हो डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज इक्विटी में कन्वर्ट हो गई तो ईपीएस कितनी होगी.
कम होगी नहीं, क्या होगी? यस कन्वर्जन का इम्पैक्ट, कन्वर्जन हुआ है क्या? अगर होगा तो इम्पैक्ट अगर होगा तो क्या ईपीएस होगी, वो कैलकुलेट कर रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट है? इफेक्टिवली रियल पिक्चर तो बेसिक ही दे रही है ना। आज की तारीख में पर शेयर होल्डर्स को, इस पिछले साल में कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितना कमा के दिया, वो क्या है? बेसिक इफेक्ट। डाइल्यूटेड इज अ प्योर प्रिजम्पटिव अजम्पटिव थॉट कि अगर ऐसा हो जाता तो ईपीएस क्या होती। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? आज तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज ही नहीं आ रही। So weighted average number of outstanding. नहीं नहीं, वो एक अलग थॉट है। जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो टू कैलकुलेट, वो तो बेसिक के लिए भी कर रहे हो ना। उसका थॉट क्या है? बेसिक फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, कुछ और ऑनलाइन किसी ने कुछ बोला, समझ में नहीं आया। वीरेंद्र किसी और से बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है? सर इधर ही हूँ सर, मैं पीछे ही। तो वहां क्यों बेटा, इधर आ जाना बीच वाली क्लास में भाई। अरे सर मुझे लगा कि क्लास डिस्टर्ब हो गई, फिर टॉल अभी आऊंगा तो मैं 5 मिनट लेट हो गया। इतना कितना लगता है तेरे को, इतना आ जा भाई। इधर ही आ जा, वो बंद कर दे, आ जा। एक चेयर दो इसको। पलक तेरे पास जगह है ना, शिफ्ट हो जा। ऋषभ शिफ्ट हो जाना, बैठ जा। हाँ जी, कहाँ थे हम? बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? एक सेकंड दीजिएगा। हाय स्वाति। कहाँ थे हम? बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? नेट इनकम माइनस फिफ्टीन डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक। अगर मैं उसको प्रिसाइसली लिखने जाऊं तो ये है एनआई माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर्स। कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब Which are held by people. Available for trading. और अगर मान लो कोई कंपनी के पास है, पीपल के पास नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग शेयर नहीं है। So when I use my words, I got to be very choosy here. जरूरी नहीं कंपनी का शेयर किसी इंडिविजुअल के पास हो, इट कुड बी विद एन एंटिटी ऑल्सो, इट कुड बी विद एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। सो आउटस्टैंडिंग शेयर है दोस्त जिनके ओनरशिप राइट्स है, दे हैव देयर ओनरशिप राइट्स। इनका एसेट्स पे क्लेम है, प्रॉफिट्स पे पार्टिसिपेशन राइट्स है, तो इनके ओनरशिप राइट्स है। ये वो शेयर्स नहीं जो कंपनी ने बायबैक कर लिए, वो ट्रेजरी में चले गए ना, उसके अलावा। वेटेड एवरेज वेइंग किस चीज को लेके डाला है? For those who have calculated this, ये वेटेज जो डाल रहे हो, वेट किस चीज को लेके डाला है? टाइम इज इन टर्म्स ऑफ टाइम का वेट है, किस चीज का टाइम? For what period of time in the previous year was the share outstanding? Not the shareholder, but वो शेयर किस ड्यूरेशन के लिए पिछले साल में आउटस्टैंडिंग। सिंपल सा थॉट है। सपोज करो कल को आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया, आपने 10,000 शेयर्स खरीद लिए थे।
या आपने 10 लाख रुपए डाले और बीच में जरूरत पड़ी तो 1 जुलाई को आपने किसी को और जोड़ा और उसने 5 लाख डाले। अब साल भर के प्रॉफिट में क्या आप उसको पार्टिसिपेशन राइट सेम दोगे? भाई आपका पैसा साल भर के लिए लगा, उसका पैसा 6 महीने के लिए लगा, तो अगर उसको मैं प्रॉफिट का शेयर भी दूंगा तो प्रोपोर्शनेटली बांटूंगा ना। तो आपकी ओनरशिप का वेट आपने कैसा दिया? 12 मंथ, उसका 6, टोटल लगा के डिवाइड बाय 12 करा कि ऑन एन एवरेज कितने रहे। मैंने ये वेइंग किसके लेके कि भाई सामने जो शेयर है उस शेयर का क्लेम ऑन प्रॉफिट्स किस ड्यूरेशन के ले रहा है, एसेट पे क्लेम किस ड्यूरेशन के ले रहा है इन द प्रीवियस ईयर। विनीता मेरा यही है, इधर है। That's your denominator. Numerator is talking about earning available to equity. Now, this is the basic, the actual EPS of the company. When you talk about diluted EPS, आप क्या कर रहे हो? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का कन्वर्जन का इम्पैक्ट लेके ईपीएस रिकैलकुलेट कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ जब बेसिक ईपीएस दे रखी है तो डायलूटेड निकालने की जरूरत क्या है? इन केस जब जो सिक्योरिटी और अदर को इक्विटी में चेंज करेंगे तो उसका बेसिक ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हर ओनर इक्विटी पे, तो इसलिए वो क्यों पता करना जरूरी है शुभम? पर शेयर पर इक्विटी शेयर ओनर को एट द एंड कितना गेन हो रहा है कंपनी, और उससे क्या होगा? मतलब वो पता करके क्या करूंगा? अभी कन्वर्जन तो हुआ नहीं, कन्वर्ट हो गया तो ईपीएस क्या होगी वही निकाल रहे हो ना, बट वो निकाल के करना क्या है? तो इन्वेस्ट करने में वो चीज कहाँ हेल्प करती है? इन द सेंस हम ईपीएस मतलब पीई रेशियो में भी ईपीएस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। व्हाट इज पीई रेशियो? Price to earning ratio. अरे भाई वो तो मार्केट प्राइस 50 की है, अर्निंग 5 की है, रेशियो 10 है। हाउ डू आई इंटरप्रेट दिस फिगर ऑफ 10? इसका मतलब क्योंकि ₹1 कमाने के लिए हम कंपनी को मतलब अगर कंपनी ₹1 कमा के देगी तो हम उसको ₹10 देंगे। ठीक है, तो टू मेक 1 रुपी इन दिस कंपनी आई हैव टू पे 10। पी रेशियो 10 का मतलब 1 रुपए कमाना है तो 10 रुपए लगेंगे भाई, राइट? कंपनी की अर्निंग्स 5 रुपए तो कितने में शेयर मिल रहा है? 50 में। अगर मान लो पी कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, रेशियो अर्निंग 4 रुपए की हुई तो शेयर का भाव कितना होना चाहिए? अर्निंग 6 रुपए की हुई तो शेयर का भाव, तो आपके शेयर का भाव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अर्निंग, राइट? नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। कंपनी की करंट ईपीएस है 5 रुपए, 10 के पीई के हिसाब से हाइपोथेटिकल नंबर्स है, 10 के पीई पे 50 पे खरीद दिया। अगले साल कंपनी ने मुनाफा टोटल उतना ही कमाया, टोटल प्रॉफिट उतना है, बट देयर आर सर्टेन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो किसमें कन्वर्ट हो गई, उन्होंने प्रॉफिट पे क्लेम डाला जिसके कारण ईपीएस घट के क्या आ गई, तो प्राइस क्या बनती है? आपको लगेगा 50 में महंगा खरीद लिया, तो जब आज खरीदने जा रहे थे 50 में तब नहीं पता था क्या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रखी है कंपनी ने? कन्वर्जन होगा या नहीं होगा ये राइट किसके पास है? प्रोबेबली कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर के पास, नॉट विद द इक्विटी होल्डर्स। कन्वर्जन होगा या नहीं होगा ये किसके हाथ में? राइट, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर। तो इक्विटी वाला थोड़ा कंजर्वेटिव सोचता है, भाई ये कल को कन्वर्ट हो गए तो फ्यूचर रनिंग में, बिकॉज इफ आई एम गोना टेक एंड मेक एन इन्वेस्टमेंट टुडे, मैं आज के प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। और फ्यूचर में अगर प्रॉफिट कम हो गया बिकॉज ऑफ कन्वर्जन तो मुझे कम मिलेगा। तो मैं एज ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर क्या करना चाहूंगा, यार ऐसा कर लेते हैं अपन, तो मान लो ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए, अगर ये कन्वर्ट हो गए तो ईपीएस कितनी आ रही है? अगर वो ईपीएस 4.5 की आ रही है तो फिर मैं उस हिसाब से प्राइस को डेट भाई देखो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, अगर वो कन्वर्ट हो गई तो आपकी भाई ईपीएस 5 नहीं रहती, कितनी हो जाती है? 4.5। 10 के मल्टीपल के हिसाब से 45 में दे रहे हो तो खरीदूंगा, नहीं तो मैं मेरा इन्वेस्टिंग डिसीजन किसके ऊपर फ्रेम ज्यादा करना प्रेफर करूंगा?
डाइल्यूटेड ईपीएस कंपेयर टू, है ना, एंड दैट इज प्रोबेबली द रीजन जब आपने कन्वर्जन का इम्पैक्ट दिया और कन्वर्जन के इम्पैक्ट देने के बाद अगर बेसिक से अगर बढ़ के आती है ईपीएस तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंड एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस को कंसिडरेशन में लेते हो आप? नहीं, कंजर्वेटिव थॉट है, कल को कन्वर्जन से ईपीएस बढ़ जाए आई डोंट माइंड, बट अगर कम हो रही है तो मैं वो लेस अमाउंट ऑफ ईपीएस को बेस बनाऊंगा मेरे इन्वेस्टिंग डिसीजन को लेके। एज एन इक्विटी इन्वेस्टर मैं कंजर्वेटिव जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि कन्वर्जन का राइट मेरे पास नहीं, राइट। इस एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस के थॉट को लेके थोड़ा सा और डिस्कस भी करेंगे। और एक चीज और, तो जो वेटेड एवरेज डिस्कशन किया था इसमें एक डिस्कशन और की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेगमेंट में अगर बुक का एग्जांपल अगर आपने देखा है तो उसमें कहीं ना कहीं इन बिटवीन एक स्टॉक डिविडेंड की भी बात हुई थी, राइट। लेट्स जस्ट टेक प्रोबेबली प्योर एग्जांपल ही लेते हैं। सपोज करो जनवरी 1 को 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 1 अप्रैल को और 4,000 शेयर इशू कर दिए, फिर कुछ 1 जुलाई को उन्होंने एक स्टॉक डिविडेंड दिया है 10% का, एंड देन सम बायबैक एंड ऑल। पहले तो ये समझिए स्टॉक डिविडेंड होता क्या है। ये 10% के स्टॉक डिविडेंड का मतलब 10% के स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या? एनीबॉडी हेल्प मी अक्रॉस ऑन दिस? हैं? डिविडेंड परसेंटेज में दिया रहता है तो फेस वैल्यू 10% का स्टॉक डिविडेंड दिया है कंपनी ने, इसका मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो कैलकुलेट किए आप लोगों ने? 10% और इशू करें ड्यू शेयर्स। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या? सिंपल, अगर सपोज करो अक्षत के पास 1,000 शेयर है तो कंपनी उसको 100 शेयर एक्स्ट्रा दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज सिंपली व्हाट डज 10% स्टॉक डिविडेंड। आपको यस 1,000 शेयर है तो 100 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब बात समझ लेते हैं, कंपनी डिविडेंड 2 तरीके से देती है। एक तो कैश के रूप में दे सकती है, दूसरा जब कैश के रूप में दे सकती है तो स्टॉक में क्यों देती है भाई? तो कैश आउटफ्लो भी नहीं होता है ना इससे डिविडेंड। So they want to preserve cash. Probably, I don't know. The company want to preserve cash for future requirement. कैश रखना है अपने पास, कल को कोई जरूरत पड़ी तो कैश लेगा, तो कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। और पॉसिबली क्या रीजंस हो सकते हैं? कैपिटल रेज करने के लिए मतलब कैपिटल रेज थोड़ी कर रहा है, पैसा थोड़ी आ रहा है, कुछ फ्री के शेयर्स दे दे के पैसा थोड़ी, कैश प्रिजर्व करना था वो लिख लिया अपन ने। पॉसिबली रीजंस और कुछ कैश ना देके स्टॉक देने के? I didn't get you. What do you mean when you say availability of cash? अरे भाई वो तो कैश प्रिजर्व करना है ना, इसीलिए तो बात तो एक ही हो गई ना। सर शेयर्स आउटस्टैंडिंग को इंक्रीज करना। नो, सो 2 और चीजें आती है। एक आएगा टैक्सेशन के पॉइंट से एस्पेक्ट, जो कैश के रूप में डिविडेंड मिलता है, ये रेगुलर इनकम का पार्ट है टू अ लॉट ऑफ नेशंस एंड कंट्रीज। डिविडेंड रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ कैश का टैक्स रेट अलग है, रेगुलर इनकम का पार्ट है। और स्टॉक में देने का मतलब आपको फ्री में शेयर दिया, तो अब मेरे को तो भाई शेयर फ्री में मिला है तो मेरे को कैश में कन्वर्ट करना है, तो मैं एज ए शेयर होल्डर उसको पब्लिक मार्केट में बेच सकता हूँ। 100 रुपए में बेचा तो ये 100 रुपए जो 0 का शेयर लिया था और 100 में बेचा, तो ये क्या है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग हो सकता है। पता चला कैपिटल गेन टैक्स रेट अगर कम है, डिविडेंड इनकम 20% है, कैपिटल गेन 10% है, तो शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे? क्या दो आप? स्टॉक दो, 10% टैक्स बच रहा है मेरा। एंड ऑफ द डे तो शेयर होल्डर के लिए आफ्टर टैक्स रिटर्न बढ़ना चाहिए ना, दैट। और
समटाइम्स डेट कोवेनेंट्स प्रोहिबिट करते हैं कंपनी को टू गिव कैश इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स। नाउ जब लॉन्ग टर्म डेट्स लेते हैं ना तो कुछ कोवेनेंट्स साइन करने पड़ते हैं, उस पर कंडीशंस आती है, लेंडर इंपोज कर रहा है बोरोवर पे, आप ये कर सकते हो, ये नहीं। तो जो नेगेटिव कोवेनेंट्स रहते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि आप ये चीजें नहीं कर सकते, उसमें कई बार ये चीज होती है कैश के रूप में एक लेवल के ऊपर डिविडेंड। थिंक अबाउट इट, कंपनी ने अपनी कुछ की एसेट्स बेची, कैश आया और उसको डिविडेंड के रूप में बांट दिया और अगले साल दिवाला निकाल दिया, किसका पैसा डूबा? शेयर होल्डर्स को तो मिल गया पिछले साल ही डिविडेंड के रूप में, उनका कहां से डूबा? एसेट बेची, कैश आया डिविडेंड के रूप में, अगले साल बोला अब हमारे पास पैसा नहीं है, डूब गया। तो पैसा किसका डूबा? डेट होल्डर्स का। सो डेट होल्डर्स क्या करते हैं? लिमिटेशन डालते हैं, कंपनी कैश के रूप में डिविडेंड एक लेवल से ज्यादा नहीं दे सकती। नहीं तो डिविडेंड कितना देना है ये डिसीजन किसके हाथ में है? ओनर्स। तो वो तो अपने फेवर में डिविडेंड एसेट बेचो, डिविडेंड के रूप में बांट दो, अगले साल बोल दो दिवाला हो गया। पैसा किसका डूबेगा? मेरी तो लाइबिलिटी लिमिट है, जो पैसा घर पे आ गया उसमें से वापस थोड़ी दूंगा मैं। तो बॉन्ड होल्डर्स या डेट होल्डर्स या लोन देने में एक कंडीशन डाल दी जाती है एक लेवल के, और कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया, प्रॉफिट अच्छा है, बांटना चाहती है, बट कैश के रूप में डिविडेंड एक लेवल से ज्यादा नहीं दे सकती, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? स्टॉक डिविडेंड। देयर आर सर्टेन रीजंस जिसके कारण दे हैव टू गो टू स्टॉक डिविडेंड। कैश स्टॉक डिविडेंड का थॉट क्लियर? वेटेड एवरेज के थॉट में कैसे आती है चीज? जैसे अभी हम बोल रहे थे ना 10,000 शेयर साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग इंटू 12, 4,000 अप्रैल में इशू करे 9 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग इंटू, ये जो 10% एक्स्ट्रा जुलाई में है इसका कैसे इम्पैक्ट देना है? नो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो 1 लाख शेयर्स थे कंपनी के आउटस्टैंडिंग, उसमें से लेट्स से विनीता आपके पास 10,000 है, कितने परसेंट की ओनरशिप है आपके पास? 10%। बराबर है। अब 1 लाख शेयर्स पे उन्होंने 10% एक्स्ट्रा दिए, तो टोटल कितने हो गए? 1,10,000। विनीता आपके पास कितने हो गए? 11,000। आपकी ओनरशिप अभी भी कितनी है? 10%। और 10% की ओनरशिप तो आपकी बिगनिंग से ही थी, तो आपको तो प्रॉफिट में पूरा ही साल भर का ही क्लेम आना चाहिए। तो जो ये बोनस इशू का इम्पैक्ट है कैसे जाता है? 11,000 इंटू 12, 4,400 इंटू 9। जब से ओरिजिनल शेयर आउटस्टैंडिंग है ना, तब से ही बोनस का भी इम्पैक्ट देता है। आपकी ओनरशिप चेंज थोड़ी हुई है, अगर कोई एक शेयर आउटस्टैंडिंग था जनवरी से, उसी पे तो बोनस आया ना, तो उसके बोनस शेयर का भी इम्पैक्ट जनवरी से जाएगा। कोई शेयर आउटस्टैंडिंग था अप्रैल से, उस पे बोनस आया तो उसके बोनस शेयर का भी इम्पैक्ट अप्रैल से ही जाएगा। राइट? इज दैट थॉट क्लियर? ओके, लास्टली थोड़ा सा डाइल्यूटेड ईपीएस में एक एंटी डाइल्यूटेड के थॉट को और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर दोज हु हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस इन द बुक, बेसिकली ये क्वेश्चन था 1,15,000 की नेट इनकम है। सब मुझे एक डाउट है। हाँ, सपोज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कंपनी के पास 1 लाख शेयर है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट दे दो। ये JSW
So, हाँ, Vinita, you were saying something. सर मैं बोल रही थी कि जैसे कंपनी ने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उसके पास 1 लाख आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, उसके बाद बीच में उसने अप्रैल में अराउंड उसने एफपीओ निकाला, फॉल ऑन उसके पब्लिक बाद ऑफर। फिर बोनस शेयर्स था। हाँ, तो फिर जो 1 लाख शेयर्स है, अगर 10% दे रही तो वो 10,000 का इम्पैक्ट मतलब 1,11,000 इंटू 12 होगा, 1,10,000 इंटू 12। और लेट्स से एफपीओ में उसने 40,000 शेयर इशू करे तो ये 44,000 इंटू 9 होगा। ओरिजिनल शेयर कितने दिन के लिए आउटस्टैंडिंग था? 9 मंथ्स। तो बोनस का इम्पैक्ट भी कैसे दूंगा? 9 मंथ्स का, राइट? डज दैट क्लैरिफाई योर डाउट? ओके, एनआई 1,15,000, प्रेफर्ड डिविडेंड 10,000 का, और 2,000 शेयर थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग थे, 2 लाख शेयर। सो पर शेयर ईपीएस कुछ 0.52 के करीब आती है। दिस इज द बेसिक ईपीएस, ऐसा ना। एंड इफ दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, तो कन्वर्जन का इम्पैक्ट कैसे डालते हैं? अगर मान लो ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो पहली चीज तो क्या होगी, ये 10,000 का डिविडेंड देने की जरूरत, तो वापस ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में। और अगर ये इक्विटी में कन्वर्ट हुए तो कितने इक्विटी शेयर्स एडिशनल आएंगे, राइट? वो प्रोपोर्शनल एस्पेक्ट यहाँ पे आएगा। सपोज करो इस केस में 40,000 एडिशनल हो गए और आपने ईपीएस कैलकुलेट निकाली 0.46 के करीब है, ये डाइल्यूटेड है, राइट? नाउ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बेसिक से डाइल्यूटेड कम क्यों हुई? बड़ा तो न्यूमरेटर भी है, बट न्यूमरेटर एक छोटे प्रोपोर्शन से बड़ा और डिनोमिनेटर ज्यादा से, है ना? कंसेप्चुअली देखे तो हुआ क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 25 पैसा पर शेयर मिल रहा था, राइट? इक्विटी इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो 10,000 का डिविडेंड मिल रहा था, ये 40,000 इक्विटी के बराबर था। अब ये आप बोल रहे हो कि इनको भैया इक्विटी का डिविडेंड मतलब ये 10,000 का इनका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो नहीं चाहिए, तो ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया, वी डोंट वांट इट, न्यूमरेटर में ऐड कर दिया ना, और ये इक्विटी के टर्म्स में है, तो 25 पैसा सेक्रीफाइस करके 52 पे गए, तो एवरेज क्या हो गया? अरे इसी की बजाय अगर ये सिचुएशन होती कि इनको 30,000 का डिविडेंड मिल रहा है विच इज 75 पैसा पर शेयर, अगर ये आप सेक्रीफाइस करते तो शायद बेसिक के कंपैरिजन में डाइल्यूटेड ईपीएस क्या आती? बढ़ के आती ना, क्योंकि आप न्यूमरेटर में बड़ा प्रोपोर्शन डालते हो, डिनोमिनेटर में छोटा, और अगर ईपीएस बढ़ के आती तो उसको एंटी डाइल्यूटेड बोल देते और हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अभी एक कंजर्वेटिव थॉट लिया एज एन इक्विटी इन्वेस्टर। अगर आप, क्योंकि ईपीएस तो इक्विटी के लिए हो रही है ना, कॉमन स्टॉक के लिए हो रही है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक उन्हीं के लिए हो रही है, तो वो कंजर्वेटिव बोल रहा है भाई मेरा तो जो 0.56 आपने बोला है उस हिसाब से थॉट लेके चल रहा। वो थॉट क्या बोल रहा है उसको कि अगर ईपीएस कम होगी तो मैं इसको बेस बनाऊंगा प्राइसिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए, बढ़ के आ रही तो आई डोंट माइंड। बट कंसेप्चुअली सोचे कि ये जो 0.56 की जो सिचुएशन है एज ए रैशनल इन्वेस्टर ये आएगी भी, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब फ्रेम कर रहे हो तो आप आपका रैशनल बिजनेस सेंस हमेशा लेके चलो। सी प्रेफरेंस की रिस्क इक्विटी से कम या ज्यादा? क्यों? है ऐसा थोड़ी, पैसा तो इक्विटी डेट का डूब जाता है,
क्या प्रेफरेंस का डिविडेंड डूबेगा? नहीं, डूब सकता है। कंपनी डेट के पैसे नहीं दी, किंगफिशर साहब ने तो डेट का भी नहीं दिया माल्या जी, तो ऐसा पैसा तो डूब सकता है। लिक्विडेशन के टाइम पे पहले प्रेफरेंस उनको मिलती किसको? प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स जस्ट ऑन लिक्विडेशन? नहीं, ऑन द प्रॉफिट्स ऑल्सो। तो इक्विटी का प्रायर क्लेम है कि प्रेफरेंस का है? प्रेफरेंस एग्जिबिट अ प्रायर क्लेम ऑन एसेट एज वेल एज ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। पहले इनको जाएगा, फिर बचा तो जिसका सबऑर्डिनेट क्लेम है उसकी रिस्क ज्यादा है। इक्विटी की रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका सबऑर्डिनेट क्लेम है। पैसा तो प्रेफरेंस का भी डूब सकता है, इक्विटी का भी डूब सकता है, लेकिन पहले प्रेफरेंस का सेटलमेंट होगा फिर इक्विटी को जाएगा, तो प्रेफरेंस की रिलेटिवली रिस्क कम है और इक्विटी की रिलेटिवली रिस्क ज्यादा है, राइट? क्योंकि इक्विटी का सबऑर्डिनेट क्लेम है। अब जस्ट सोच के देखो, प्रेफरेंस वाला 25 पैसा सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है इक्विटी को कितना मिल रहा है, 52। तो मैं प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट करूंगा तो रिटर्न क्या होगा, बढ़ जाएगा। और प्रेफरेंस से इक्विटी में जाने में रिस्क भी क्या होगी, ठीक है, रिटर्न भी बढ़ रहा है, रिस्क भी बढ़ रही है। बट अगर प्रेफरेंस को अभी 75 पैसा मिल रहा है, इक्विटी को कितना मिल रहा है, अब प्रेफरेंस अगर इक्विटी में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, रिटर्न, और इक्विटी में जाने में रिस्क। तो ऐसा कौन करेगा भाई? मैं रिटर्न कम करूं और रिस्क, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो ये कन्वर्जन ऑप्ट करेंगे क्या? प्रोबेबली नॉट। कंसेप्चुअली जब अजम्पशन फ्रेम कर रहे तो इस चीज का तो ध्यान रखेंगे ना, प्रेफरेंस इक्विटी में कब कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, जब उनको इक्विटी में जाने में बेनिफिट ज्यादा है क्योंकि रिस्क भी बढ़ रही है उनकी। तो रिटर्न बढ़ेगा तो ठीक है, और प्रेफरेंस का रिटर्न बढ़ रहा है तो किसकी जेब से जाएगा वो पैसा, इक्विटी की जेब से। मुनाफा उतना ही है। अब इक्विटी वाले अपनी जेब से प्रेफरेंस वाले को और ज्यादा पैसा दे देंगे। इसलिए हम बोलते हैं बेसिक ईपीएस से रिलेटिवली डाइल्यूटेड या तो कम होगी या बराबर होगी। एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस बन रही है तो उसको कंसिडरेशन में, ये तो बाद में पता चलता है, कन्वर्जन का इंपैक्ट डाला देखा, अच्छा एंटी डाइल्यूटेड हो रही है, मतलब ये इफेक्टिव पोजीशन पॉसिबल नहीं है, कन्वर्जन का अजम्पशन जो ले रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है। So diluted EPS will always be less than or equal to basic। मतलब अगर एंटी डाइल्यूटेड आ रही है तो कन्वर्जन होना ही नहीं है, तो फिर बेसिक ही डाइल्यूटेड हो जाएगी, राइट? इज दैट थॉट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। From a equity investor perspective, that thought of diluted EPS is more relevant because आज का इन्वेस्टिंग डिसीजन फ्यूचर अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर पार्टिसिपेशन राइट देगा। मैं एज एन इन्वेस्टर बनाऊं तो कंटिन्यू भी करूं या नहीं करूं, वो है एक्सपेक्टेड अर्निंग को लेके। वहां डाइल्यूशन हो सकता है, करंट अर्निंग में तो नहीं हुआ है लेकिन आगे हो सकता है। तो आज की अर्निंग को ही रिवाइज करके एक हाइपोथेटिकल निकालते हैं डाइल्यूटेड कि भाई इसके बेसिस पे मेरे को अब आगे पैसा डालना है या, ठीक है? इज दैट थॉट क्लियर? Cool. अगेन आई वुड सजेस्ट कि एक बार जिन लोगों ने भी कर भी लिए हैं तो भी टाइम निकाल के कुछ बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस के क्वेश्चंस कर लेना, चीजें रिवाइज भी हो जाएगी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वी हैव सीन दैट थिंग। इंटरव्यू प्रोसेसेस के अंदर स्ट्रेट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है? या कूल, दैट्स अबाउट इट। दिमाग क्यों खराब मालूम? ओके, कैश फ्लो वाले यही बैठा तो सुनने लगेंगे। अपना सेशन कितने बजे था? 1 बजे? एक बजे। ठीक है, तो आप लोग कनेक्टेड रहो, कैश फ्लो वाले अदर्स कैन लीव, है ना? थैंक यू। अगर वो वहीं से गर्मा गर्मी चल जाता है।